आज हम बात कर रहे हैं नोक नी, यानी आपने बहुत सी जगह सुना होगा या इस लड़के को इसके घुटने के आपस में चिपकते हैं। इसी वजह से इसको जैसे कि आर्मी से या पुलिस से निकाल दिया गया है। यानी आपके घुटनों का आपस में चिपकना, उसे हम बोलते हैं आम भाषा में नोकनी। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे नोकनी क्या होता है, नोकनी के कोज यानी किन कारणों से नोकनी हो रहा है, उसके अलावा इसकी सिविरिटी या फिर हम ये कह सकते हैं कैटेगरी या फिर इसका सिंपल सी भाषा में टाइप्स, ये कितने प्रकार से हो सकता है। उसके अलावा फ्रेंड हम देखेंगे साथ ही इसका ट्रीटमेंट, कि इसका मेडिकली ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी किस तरह से की जाए, जिससे पेशेंट या फिर जो बच्चे जो आर्मी की तैयारी या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाए। हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ एंड न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हमारी क्लिनिकल बेस होती है, ऑथेंटिक होती है और रिसर्चफुल हमारी वीडियो होती है जो कि आपको मिलती हुई रहेगी। फ्रेंड, शुरू करते हैं नोकनी। व्हाट इज नोकनी, यानी नोकनी क्या है। नोकनी इज अ मेडिकल कंडीशन वर knees are abnormal approximated and ankle are abnormal divergent। यानी सिंपल सी भाषा में कहा जाए, हमारे दोनों घुटनों का आपस में टच होना और जो हमारे एंकल होते हैं एंकल का दूर होना। यानी इस डेफिनेशन को जो ऑथर है सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन में अलग अलग तरीके से इसे बताया है। सो फ्रेंड, नोकनी को हम मेडिकल टर्म में यहाँ पे जेनोवेल्गम के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड, जिन लोगों को जेनोवेल्गम यानी नोकनी की शिकायत होती है, उन बच्चों को जैसे कि जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर नी का एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उन लोगों को फ्रेंड वहाँ से आर्मी में यानी पुलिस में उन्हें निकाल दिया जाता है। फ्रेंड, बात करें इनके कोज यानी किन कारणों से नोकनी की समस्या होती है। फ्रेंड, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें आइडियोपैथी, यानी कुछ कारण ऐसे हैं जिनका पता नहीं। उसके बाद में बात करें फ्रेंड कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मीन्स होता है आपके जन्म से ही आपका जेनोवेल्गम यानी नोकनी का बनना। हो सकता है जैसे कि आपके बच्चों की जब ग्रोथ होती है तो वहाँ पर हमारी जो बोन्स रहती है, बोन में एपिफाइशियल पाया जाता है, यानी जो कि बोन ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी एपिफाइशियल जैसे कि हम बोल रहे हैं प्लेट, तो वहाँ से बच्चों की बोन ग्रोथ होती है, तो उसका ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाना। उसके अलावा फ्रेंड बात करें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आपको हो सकता है जैसे कि आपके कैल्शियम की कमी हो जाना, विटामिन डी की कमी हो जाना, तो इनकी वजह से भी जेनोवेल्गम यानी नोकनी हो सकता है। उसके अलावा बच्चों में जैसे कि रिकेट्स, आपने सुना होगा। रिकेट्स के अलावा बड़ों में ओस्टोमलेशिया, यानी ओस्टोमलेशिया आपकी बोन का पतलापन यानी लचीलापन, यानी ज़्यादा लचीले होने की वजह से आपको जेनोवेल्गम वाली समस्या बन सकती है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि मेटाबॉलिक बोन डिजीज़, उसके अलावा बोन डिजीज़ होती है, तो उनकी वजह से भी इस तरह की जेनोवेल्गम वाली समस्या बन सकती है। उसके अलावा जैसे कि ओबेसिटी की बात करें, ज़्यादा ओवरवेट वाले लोगों में भी जेनोवेल्गम वाली समस्या बन जाती है। उसके अलावा जैसे कि रियोमेटिक आर्थराइटिस होता है, उसके अलावा ओए यानी ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। रियोमेटिक आर्थराइटिस जैसे कि मल्टीपल जॉइंट पेन बोल सकते हैं हम उसको, और ओस्टियोआर्थराइटिस जैसे कि ज़्यादातर आपके नी में पाए जाना, जो कि ओल्ड एज में देखने को या फिर लेडीज़ में ये देखने को मिल जाता है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि बच्चे हो गए या फिर बड़े हो गए, वहाँ पर जैसे कि हमारे टिबिया बोन है या हमारी फीवर बोन है, वहाँ पर उनको इंजरी होने की वजह से यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से जो हमारी एपिफाइशियल होती है उसकी इंजरी होने से बच्चों में जैसे कि 15 साल का बच्चा है वहाँ तक उसकी ग्रोथ होती रहती है, उनकी इंजरी होने की वजह से भी उनको इस तरह की समस्या बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर जब उसकी लगातार तो बोन ग्रोथ होनी है और वो बोन ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि यंगस्टर है, जब एक एज के बाद में बच्चों की एक लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है, तो उसी इंजरी यानी एपिफाइशियल इंजरी होने की वजह से वहाँ पर भी इस तरह की या फिर ट्रॉमा, सीवियर ट्रॉमा होने की वजह से, या फिर आपका जैसे कि आपके फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर का आपका ठीक तरह से नहीं जुड़ पाया, उसमें कुछ एंगल बन गया, तो उनकी वजह से इस तरह की समस्या बन सकती है। उसके अलावा फ्रेंड जिन लोगों को फ्लैट फुट यानी जिनका जो हमारा पंजा रहता है, पंजे का बिल्कुल सपाट होना,
उन लोगों में भी जेनुवेलगम यानी नोकनी वाली समस्या बन जाती है। अब फ्रेंड बात करें इसकी एक कैटेगरी, यानी ये कितनी कैटेगरी का हो सकता है, या फिर हम जनरली बोल सकते हैं कि इसके टाइप्स किस टाइप्स का ये हो सकता है। उसके अलावा या फिर हम बोलते हैं डिग्री, या कितनी डिग्री में या कितना सीवियर है। फ्रेंड अगर यहाँ पर जब आपका एक्सरे कराया जाता है और एग्जामिनेशन होता है, अगर ये आपके 15 डिग्री से कम है तो उसे हम बोलेंगे माइल्ड। अगर ये आपके 15 से 30 डिग्री में तो इसे हम बोलेंगे मॉडरेट। उसके अलावा मोर देन अगर ये 30 डिग्री से भी ज़्यादा है तो हम बोलेंगे इसको सीवियर, क्योंकि यहाँ पर इसी बेसिस पे जैसे कि फिजियोथेरेपी होगी उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, या फिर आपको सर्जिकल कन्वेंशन की या फिर सर्जरी की या फिर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा फ्रेंड जब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो वहाँ पर उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, जो कि फिजिकली, जिसमें पेशेंट के जैसे कि नोकने वाली समस्या है तो उसमें यह भी देखा जाता है कहीं उसके अबडक्टर की जो टाइटनेस नहीं है, कहीं उसका जो इंटरनल रोटेशन है उसकी टाइटनेस तो नहीं है। और उसके अलावा जब इनकी टाइटनेस होती है तो हमारा जैसे कि अबडक्शन हो गया या एक्सटर्नल रोटेशन हो गया तो उनका वीक पाया जाना होता है, जो कि फिजियोथेरेपी के द्वारा करेक्ट किया जाएगा। और फ्रेंड उसमें हमें यह भी पता चल जाता है कि वाकई में इसको मेडिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर इसको जैसे कि फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा, या फिर इसको सर्जिकल प्रोसीजर ज़रूरत है। तो उसमें हम इस तरह से एग्जामिनेशन करके पता लगाएंगे और उसी बेसिस पे हमारी कुछ एक्सरसाइज भी तैयार होती है। तो फ्रेंड अब यहाँ बात करेंगे हम ट्रीटमेंट के बारे में, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। अगर ये कंजेनाइटल यानी जन्मजात है तो उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, उसका एक्सरे देखा जाता है। एक्सरे देखने के बाद में वो कौन सी डिग्री में है, अगर वो मॉडरेट से सीवियर कंडीशन में होता है तो वहाँ पर उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, जो कि बच्चे के शुरुआती लक्षणों में दिख जाता है। जैसे कि वो 4 ईयर का है, 4 ईयर में पता चल जाता है कि बच्चा किस तरह से चल रहा है। तो वहाँ पर अगर जैसे कि माइल्ड मॉडरेट है या माइल्ड है तो माइल्ड में कुछ एक्सरसाइज के द्वारा और साथ ही प्रिकॉशन के द्वारा उसको मैनेज किया जा सकता है। अगर दोनों एंगल के बीच में अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर स्पेस बनता है तो वहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, यानी उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा फ्रेंड यह भी देखा जाता है कि उसको कहीं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं मेटाबॉलिक बोन डिजीज तो नहीं है, कहीं बोन डिजीज तो नहीं है। उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो रही है। उसको मेडिकल यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन जब आप दिखाते हो तो वो सारी चीज़ों को भी बैलेंस करता है। अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो उसके न्यूट्रिशन की पूर्ति की जाए, मेटाबॉलिक कोई बोन डिजीज़ है तो उसके लिए भी मेडिसिन पूरी दी जाती है ताकि उससे वह ट्रीट हो जाए। और साथ में फ्रेंड इसमें फिजियोथेरेपी को भी मस्ट रूप से यानी मुख्य रूप से इंक्लूड किया जाता है। अब बात करें आइडियोपैथिक, यानी किन किन कारणों से हुआ इस बात का पता नहीं। ऐसे केसेस कुछ केसेस स्पॉन्टेनियस रिकवरी यानी अपने आप में उनमें रिकवरी हो जाती है। फ्रेंड कुछ केसेज में जैसे कि सोल, जैसे हम जूते पहनते हैं जो जूते का सोल बनाया जाता है तो उनसे भी करेक्ट किया जाता है। जो बड़े बच्चे होते हैं वहाँ पर सुप्राकोंडाइलर वेज ओस्टोटमी परफॉर्म की जाती है, तो उससे भी जो हमारी जो बोन है यानी आपस में टच हो रहे हैं उनको एक अलाइनमेंट में लाया जा सकता है, तो उससे भी ठीक किया जाता है। फ्रेंड इन सभी के साथ में फिजियोथेरेपी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी कि इसकी सीवियरिटी यानी किस डिग्री का ये रहा। फ्रेंड जैसे कि माइल्ड है या मॉडरेट है, माइल्ड टू मॉडरेट को आराम से फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। हो सकता है उसमें थोड़ा सा लंबा फिजियोथेरेपी प्रोसीजर यानी कुछ एक्सरसाइज वगैरह रहेगी जिसमें आपकी स्ट्रेचिंग भी रहेगी, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी रहेगी और कुछ फेशियल रिलीज टेक्निक है वो भी रहेगी। उनको एक रेगुलर तरीके से आपको या तो उसको लर्न करना पड़ेगा और रेगुलर रूप से आपको कुछ एक्सरसाइजों को करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आपके 1 मंथ की भी एक्सरसाइज हो सकती है, 2 मंथ की हो सकती है, 3 मंथ की भी, यहाँ तक आपको 6 मंथ भी एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल एड्स का भी यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि आपके दोनों घुटनों के बीच में नी पिलो आते हैं जिनका जब रात को सोते हो, क्योंकि एक रात को सोना एक लॉन्ग प्रक्रिया हो जाती है, उसके बीच में आपके जैसे साइड करवट में लेटते हो तो वहाँ पर दोनों घुटना आपस में टच होता है, तो वहाँ पर नी पिलो का भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जिन लोगों को फ्लैट फुट की समस्या है, फ्लैट फुट के लिए यहाँ पर जूतों में पहनने के लिए वहाँ पर करेक्शन करने में फ्लैट फुट करेक्ट करने के लिए वो भी मेडिकल एड्स आते हैं जिनको आप पहन सकते हैं। उसके अलावा आपके स्लीपर में जो डायरेक्ट बाइंड हो जाता है जो कि आपके आज को मेंटेन करता है, तो उसको भी आपको पहनना ज़रूरी है। फ्रेंड आज नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एक्सरसाइज, यानी आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए।
फ्रेंड, अगर आपके कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी जो कि हमारे पुलिस की तैयारी कर रहा है या फिर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारे बच्चे हैं, अगर वो इस चीज़ से पीड़ित है यानी उनको नोकनी वाली समस्या है, तो फ्रेंड आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको नी पिलो का यूज़ करना है, उसके अलावा अगर आपको फ्लैट फुट की समस्या है तो आपको वहाँ पर जो कि हमारे आज को करेक्ट करने के लिए आएंगे, वो भी आप या तो अपने नियर में पास में जो भी मेडिकल है वहाँ से परचेस कर लीजिए। अगर वहाँ पर नहीं मिल रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दे दूँगा, जहाँ से भी आप इनको परचेस कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज, यानी किन एक्सरसाइज आपको जो नोकनी की समस्या बन रही है उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, वो भी एक्सरसाइज के द्वारा। उसके अलावा फ्रेंड, अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए दिए गए नीचे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसकी आपको एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ेगी। उसी के बाद आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर पाएंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। आपका कोई भी कमेंट्स क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।